गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे किसी भी कंपनी को इवेलुएट करते टाइम जो हमारी कॉमन सेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है। जो हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कॉमन सेंस है ना किसी भी धंधे को देखने की, उसमें सबसे ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम एग्जांपल के साथ बात करेंगे और 2-3 मैट्रिक्स पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री बढ़ती है तो जनरली बोलते हैं कि वो एक ख़राब चीज़ है। लेकिन अगर आप सोचो कि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उनका सेल्स ग्रोथ भी उस कंपनी का हाई है तो आपको इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी ना। यू हैव टू इंक्रीज द इन्वेंट्री कॉस्ट। और इन्वेंट्री आपको वेयर हाउस अलग अलग खरीदना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिमांड हाई है और आपको उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए सप्लाई को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आप इन्वेंट्री को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और उसी टाइप की अगर किसी कंपनी का इन्वेंट्री बढ़ रहा है लेकिन उसका सेल्स ग्रोथ उस पेस से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। एक फाइनेंशियल टर्म होता है इन्वेंट्री टर्नओवर। उसका मतलब है कि कंपनी अपना इन्वेंट्री से निकाल के कस्टमर की जेब में डाल रही है, मतलब सेल्स को कंप्लीट कर रही है, वो एक कंप्लीट सेल कर रही है, वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का नंबर जितना बढ़ता है ना उतना ही ख़राब होता है कि वो उतना ही लंबा टाइम ले रहा है इन्वेंट्री से निकल के कस्टमर तक जाने में, मतलब वो बिक नहीं रहा है। तो यही है कॉमन सेंस की बात कि भाई जब कोई चीज़ बिक रही है, उसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है तो इन्वेंट्री बढ़ना इज़ लाइक कॉमन सेंस, अच्छी बात है। अगर और उसी में अगर देखें कि कोई कंपनी का डेब्ट इंक्रीज़ हो रहा है, उसके ऊपर कर्जा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसका सेल्स ग्रोथ हाई है, उसका वॉल्यूम ग्रोथ हाई है, उसका एवरेज सेलिंग प्राइस विद इट्स नंबर ऑफ आइटम्स सेलिंग के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो कॉमन सेंस है भाई। वो मतलब ज़्यादा कर्जा लेगा, अपना इन्वेंट्री को डबल करेगा, कहीं वेयर हाउस लेगा, अपना केपेक्स दिखाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, तभी तो मतलब वो उस डिमांड को सप्लाई से कंप्लीट कर पाएगा ना। तो डेब्ट का इंक्रीज़ होना भी डिपेंड करता है कि जो उनका सेल्स ग्रोथ है और जो उनका प्राइसिंग पावर है वो है कि नहीं है। अब जैसे हम कुछ देखते हैं कि हाँ वॉल्यूम ग्रोथ आता है लेकिन उनका बॉटम लाइन में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट पैट। और तो उसमें क्या होता है कि कंपनी जैसे वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को हम देख लें, ये जो लगेज इंडस्ट्री है हमारा, जो ये सूटकेस और अटैची बैग बनाता है, तो क्या कर रहा है 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट इन्वेंट्री को खाली करने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो जिस प्राइस पे ये बेचने के लिए ला रहे हैं ना अपने सामान को, उस पर बिक नहीं रहा है, तो उस पर डिस्काउंट दे दे के उसको बाहर निकालते जा रहे हैं, अपना इन्वेंट्री टर्नओवर का नंबर को कम करते जा रहे हैं। तो मेरा मतलब यही है ना कि आपको यही तो देखना है कि उसमें कॉमन सेंस है कि हाँ इसके पास ये सामान है, ये इसलिए इसको बेच रहा है, इतने टाइम में इसको बेच रहा है, क्या वो बिक रहा है और क्या पिछले साल से ज़्यादा सामान उसने बेचा, क्या पिछले साल उसने जो सामान बेचा उस पे क्या एवरेज सेलिंग प्राइस इसने इंक्रीज़ किया, या डिस्काउंट दे के धक्का मार के उसको निकाल रहा है कि अगर कोई मानो कि कोई बिस्किट है वो 50 रुपये का बिकता है, ठीक है, लेकिन अब वो उसका जो डिमांड है कम हो गया तो कंपनी ने क्या बोला, ठीक है हम 35 का बेच देंगे, तो उनका मार्जिन तो कम हो गया ना। वॉल्यूम ग्रोथ तो हाँ, नंबर ऑफ बिस्किट तो ज़्यादा बिके, लेकिन एट द प्राइस कि जिस प्राइस पे वो बिकना चाहिए था वो नहीं बिका ना। मानो कि वो कंपनी को 20 रुपये लग रहा था बिस्कुट बनाने में और वो पहले 50 रुपये बेच रहा था, तो उनका मार्जिन कितना आया था, एक बिस्किट के ऊपर 30 रुपये कमा रही थी कंपनी, लेकिन अभी क्या हुआ, कितना कमा रही है, 15। तो वॉल्यूम ग्रोथ आया लेकिन जो अंडरलाइन में ग्रोथ है वो नहीं आया, पैट का ग्रोथ नहीं आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब मार्जिन कम हो गया ना। तो अगर हमको यही देखना है ना मोटा मोटा, तो कि जो भी मैट्रिक है उसमें क्या रीज़न है और वो क्यों हो रहा है। ये वैसी बात हो गई कि हाई पी है तो कंपनी ख़राब है, कंपनी महंगी है, और अगर लो पी है तो कंपनी सस्ती है। ऐसा नहीं होता है ना, हमको देखना पड़ेगा कि भाई वो लो पी क्यों है, क्या उस कंपनी में ग्रोथ है। क्योंकि जब हम देखें कि ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी का लो पी होता है तो वो कंपनी सस्ती होती है, ये भी हो सकता है कि वो कंपनी कचरा है इसलिए कोई उसको ख़रीद नहीं रहा है, इसलिए वो सस्ती है। क्योंकि आज की एक इकोनॉमिक्स का कुछ तो कंसेप्ट होता है कि एवरीवन नोज़ व्हाट इट्स प्राइस इज़, तो उसी चीज़ पे वो ट्रेड कर रहा होता है। तो जो कंपनी है और इनका मैट्रिक्स है जो फाइनेंशियल है, उनको ऐसे पहले तो कॉमन सेंस से देखना चाहिए कि हाँ इसमें कॉमन सेंस क्या कहती है कि
हम मोटा मोटा माने कि भाई जो ROC का नंबर है, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड का नंबर है, जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है, तो क्या वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको उसी कंपनी के पीयर से जो सेम कंपनी सेम सेक्टर में बाकी कंपनीज़ हैं उनसे कंपेयर करें कि उनके कंपैरिजन में क्या हो रहा है। अगर 100 नए कस्टमर आ रहे हैं तो उसमें से कितना % ये कंपनी ले जा रही है और दूसरी कितना लेके जा रही है, तो आपस में कंपैरिजन करें, तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर कोई कंपनी ग्रोथ दिखा रही है तो क्या उसका मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, क्या वो उस प्रोडक्ट का जो मार्जिन है उसमें इम्प्रूव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। दूसरा, अगर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ 20% से हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट ग्रोथ 30% से हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनका फिक्स कॉस्ट है या उनका रॉ मटेरियल है वो उनको सस्ते में पड़ा, क्योंकि क्या पता उनको पास इन्वेंट्री थी। जैसे हम बात करें कि इस साल जो पिछले 2-3 क्वार्टर्स हैं उसमें जो ज्वेलरी कंपनीज उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो पैट का ग्रोथ है वो बहुत ऊपर तक गया। क्यों गया? क्योंकि उनका इन्वेंट्री में उन्होंने सोना खरीद के रखा हुआ था, ठीक है। उन्होंने ज्वेलरी का जो क्या इन्वेंट्री में अपना भर के रखा था, तो उनको जो गोल्ड है वो सस्ते रेट में मिला। एक तो उनको उनका जो ज्वेलरी का डिज़ाइन है वो बनाने का जो नीश है उसका पैसा मिला। दूसरा, उनको गोल्ड सस्ते में मिला। और तीसरा कि जो उनका अभी गोल्ड महंगा हो गया तो उसको उस करंट रेट पे बेचने का वो मिला। तो इसीलिए जो गोल्ड कंपनीज होंगी उनका आपने देखा होगा कि एकदम से जो पैट है वो बहुत इंक्रीज़ किया, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल रहा पिछले क्वार्टर से। अगर पिछली बार 30-40 था तो इस बार भी उसके अराउंड ही था, लेकिन जो पैट ग्रोथ था वो ज़्यादा हुआ क्योंकि उनको ऑपरेटिंग मार्जिन मिला, क्योंकि उनका इन्वेंट्री में सोना पहले से रखा हुआ था जो कि सस्ते पे लिया हुआ था। वैसे ही अगर हम देखें कि ये वीआईपी इंडस्ट्रीज़ होगी जो लगेज वाली है, उसका फिर एग्जांपल लेते हैं, जो सफारी हो गई, या फिर एक और है कंपनी है जो ये टॉमी हिलफिगर के बैग वैग बनाने का जिसके पास लाइसेंस है। तो इन तीनों कंपनीज़ में क्या है कि इन्होंने डिस्काउंट दे दे के पागल कर दिया है, क्योंकि जिस रेट पे बेचना चाहते हैं ना, तो इन्वेंट्री खाली नहीं हो रही है। तो कौन कॉल में कंपनी बोल रही है कि हमारा इन्वेंट्री का कॉस्ट बढ़ रहा है। हम जहाँ पे ये सामान रख रहे हैं ना, इन्वेंट्री का 3 रूप होता है। एक हो गया कि रॉ मटेरियल जैसे स्टील कंपनियाँ, तो उन्होंने स्टील लिया, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में जैसे कोई मारुति गाड़ी बना रही है, लेकिन जो उसका पार्ट्स है या फिर गाड़ी अभी पूरी बन के तैयार नहीं हुई है, ठीक है, तो वो जो उसका स्ट्रक्चर है, जो व्हील्स है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। और तीसरा आ गया हमारे पास फिनिश्ड गुड, जैसा आपने ये टाटा का और इसका देखा होगा, ये शॉप में रखा हुआ है, एक जगह पे रखा हुआ है, तो वहाँ से ये हो गया तीनों चीज़ इन्वेंट्री का। तो इन्वेंट्री किस कंपनी का ज़्यादा है कम है, तो वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी में ग्रोथ कितनी है। ग्रोथ भी देखना है, तो ग्रोथ ये देखना है कि सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों है। अगर टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों का ग्रोथ है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर वैसा है कि सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ हो जा रहा है, वीआईपी इंडस्ट्री जैसे सेल पे चढ़ा के इन्वेंट्री को खाली कर रहे हैं, मार्जिन उनके पास कुछ बच नहीं रहा है, रिजल्ट आता है कि कंपनी नुकसान में है। कंपनी ने 5,000 करोड़ का रेवेन्यू किया और उनका खर्चा लग गया 6,000 करोड़, 1,000 करोड़ का नुकसान है, बताओ। तो जब मार्जिन इंप्रूव नहीं होगा तो कंपनी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं कर पाएगी। तो जो कॉमन सेंस है उसको बहुत इम्पोर्टेंटली देखना है आपको, उसको बहुत ध्यान में रखना है। किसी भी चीज़ को देखना है, उसको ये सोचना है कि अगर ये एक छोटी सी दुकान होती और उसके एरिया में उसका बहुत सारा कस्टमर होता, तो ये अपनी दुकान के पीछे एक वेयर हाउस और लेता जिसमें वो बहुत सारा सामान भर के रखता, ठीक है। तो उसका एक केपेक्स में और आ गया, उसने एक वेयर हाउस लिया, उसका भी किराया दे रहा है वो, और जो उसने मंगवा के रख लिया है एकदम से बहुत सारा सामान, उसका भी पैसा दिया, लेकिन उसका सामान जल्दी जल्दी बिक जा रहा है। तो जल्दी बिक जा रहा है तो उसका जो वेयर हाउस का सामान है वो रोटेट भी जल्दी हो रहा है, उसका मनी का रोटेशन भी जल्दी हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई उसका एक वेयर हाउस से काम नहीं चल रहा तो अभी उसको दूसरा लेना है, ठीक है। तो उसने भाई कर्जा लिया, डेब्ट लिया, तो डेब्ट इंक्रीज़ हो गया उसके ऊपर। लेकिन ये बढ़िया बात है ना कि उसका सामान इतना बिक रहा था कि उसके पास डिमांड इतनी थी कि उसको सप्लाई करने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ा, ठीक है। तो यही बातें हैं। और ये देखना है कि कोई कंपनी है जो उसका प्रोडक्ट है, एट द एंड ऑफ द डे तो सब धंधा ही कर रहे हैं ना, कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है,
ठीक है। बस ये देखना है कि वो जो सर्विस है या वो जो प्रोडक्ट है या जो कुछ भी वो बना के दे रहा है या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो उस सर्विस का या उस प्रोडक्ट का प्राइस डे बाय डे इंक्रीज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कि क्या उसमें प्राइसिंग पावर है कि नहीं है। कि अगर मैं सोचूं कि मैं कोई ऐसी चीज़ बना रहा हूँ, जैसे एक जी वर्नोवा करके कंपनी है, वो HAL का क्या है, हाँ HAL जो हमारा ये एयरक्राफ्ट है और ये हेलीकॉप्टर बनाती है, उसके इंजन्स बनाता है, तो उसमें प्राइसिंग पावर है। अब वो है ना एक नीश है, कोई भी जाके कल को हवाई जहाज़ के इंजन नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी है जो प्लास्टिक के खिलौने बनाती है, वो तो कोई भी बना लेगा, उसमें क्या है। तुम प्लास्टिक के खिलौनों को इतना महंगा थोड़ी कर सकते हो कि एवरी ईयर यू कैन इंक्रीज द प्राइस बाय 20%। सो दैट्स द कॉमन सेंस कि आपको हर चीज़ में यही लगाना है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या इसमें प्राइसिंग पावर है कि नहीं है। मोटा मोटा घूम के मैं उसी पे आ जाता हूँ, सेल्स ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ में तो वही है ना, आपको कोई चीज़ बेचनी तो है और जो आपके बराबर में दुकान लगा के बैठा है उससे ज़्यादा बेचनी है और उससे बढ़िया से बेचनी है, उससे ज़्यादा मार्जिन पे बेचनी है, बस यही है। तो उसके आगे पीछे इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ गया, जो प्रमोटर है उसने कर्जा ले लिया और इन्वेंट्री बढ़ गई इनकी, तो ये किताबी बातें हैं। तो आपको सिचुएशन देखनी है, उस कंपनी का सिचुएशन क्या चल रहा है। और ये सिचुएशन देखने का मैंने पहले भी बताया था, लिसन टू द पीपल हु आर रनिंग द कंपनी, लाइक उनका कॉल सुनो, ट्रांसक्रिप्ट सुनो, उनका रिज़ल्ट आता है वो देखो, रिज़ल्ट समरी देखो। और अगर मतलब इतना टाइम नहीं है ना, तो आजकल तो यार AI है ना, वैसे भी ये जो ChatGPT है या फिर जेमिनाई, मैं खुद ऐसा करता हूँ कि ऐसा कोई कॉल हुआ, आई लास्ट कि इसका मेरे को ट्रांसक्रिप्ट दे दो कि किसने क्या पूछा, कंपनी ने क्या जवाब दिया, कंपनी ने क्या उसमें अपना गाइडलाइन दिया है कि वो 3 महीने में या फिर अगले साल कितना से ग्रोथ करेंगे। और इसके ऊपर एक उसका अपडेट भी आ गया ना कि E-Pack प्रीफैब करके, जैसे मैं ये वेयर हाउस वाला कंपनीज़ को बहुत ट्रैक कर रहा था क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ पर बहुत ग्रोथ है। तो E-Pack प्रीफैब ने बोला था कि हम 30-35% से ग्रो करेंगे, लेकिन अभी उनका कॉल हुआ तो कॉल में बोला कि नहीं, हम तो 20% से ही ग्रो करेंगे FY 27 में। तो क्या हुआ, स्टॉक खड़ा से 10% गिरा ना। इसमें तो कोई चार्ट दे के कैसे बता सकता है कि 10% गिरेगा, लेकिन उन्होंने कॉल में बताया कि हमसे नहीं हो पाएगा इतना ग्रोथ, तो हमारा कुछ इसमें कुछ दिक्कत है, मतलब बहाना बना लिया। तो हमारा एज ए शेयर होल्डर हमारा मतलब थोड़ी है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। आपने बोला था कि आप 30-35% का ग्रोथ करोगे, तो उसके हिसाब से हमने उस कंपनी को लेके ख़रीदा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा गाइडेंस दे रहे थे आप। लेकिन अभी बोल दिया कि हम 20% से ही करेंगे, तो खटैक से गिरा स्टॉक। क्योंकि ऐसी कंपनी को लेकर क्या फ़ायदा जो झूठ बोलती है, ठीक है। और स्टिल मेरे को लगता है कि इसमें और जो प्लेयर्स हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए। ये वेयर हाउस इज़ लाइक द बिगेस्ट थिंग जो इंडिया में 10-15 साल में होगा। सो दैट्स इट, जस्ट फ्रॉम दिस माय साइड, कि आपको सिर्फ यही देखना है कि इन्वेंट्री हो गया, डिबेटर डेज हो गया, या फिर आपका टर्नओवर हो गया, या कुछ भी हो गया, डेब्ट हो गया, वो क्यों हो रहा है। द सिचुएशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द रिज़ल्ट, कि हो क्यों रहा है, उसका रीज़न क्या है। क्या उन्होंने इन्वेंट्री इसलिए बढ़ाया कि उनका सेल्स हाई है, या उनको बस अपना सेल खाली करना है, वो सिर्फ वेयर हाउस का किराया दे रहे हैं, जो उसमें सामान है वो बिक नहीं रहा है, उनका मजबूरी है। सब आपको घुमा फिरा के यही देखना है, व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग, लाइक ऑल थिंग्स एंड्स अप टू द कॉमन सेंस। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू गाइस।